हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपल भाषा में यहाँ पे देखे थे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कि यहाँ पे देखो कंपोनेंट लिया गया है एरिया वेक्टर का और अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है, इस दोनों का प्रोडक्ट है ना। ये वाला फार्मूला यहाँ पे ठीक है। ये जो दिख रहा है ये फाई बराबर ई डॉट डी एस वैक्टर का मतलब प्रोडक्ट है, सिंपल। ठीक है। और किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर करना है तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, ई डॉट डी एस, है ना। क्लोज्ड सरफेस 3D सरफेस को कहते हैं, इसके लिए डी एस आउटवर्ड होता है। 2D सरफेस ओपन सरफेस होता है, इसके लिए डी एस वैक्टर इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। कोई एक पॉजिटिव तो कोई एक निगेटिव हम लोग लेके चलते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से देख लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के यूनिट से न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता था यूनिट। तो जिसकी वजह से फ्लक्स का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। उसके हेल्प से हम लोग यहाँ डायमेंशनल फार्मूला एम एल क्यूब टी के पावर -3 और ए के पावर -1 भी निकाल लिए थे। और इस बात को हम बताए थे कि फाई ई डॉट डी एस जब लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फाई ई डॉट डी एस, तो इससे पहले एक वर्ड अपना लोग को सीख लेना है, लिखना है डेरिवेशन सब में मैथमेटिकल। क्या लिखना है? डेरिवेशन सब में मैथमेटिकल लिखना है। इतना बात ध्यान रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था। इसका स्टेटमेंट याद रखना है कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, है ना। फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्लक्स भी मीडियम का कहलाने लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी और एप्सिलॉन के बारे में समझा दिए थे। गॉस लॉ का प्रूफ, जिसका प्रूफ करना होता है वो हमको पता नहीं होता है, तो याद रखना कि गॉस लॉ का जब प्रूफ करना होगा तो इसमें हमको क्या पता रहेगा? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पता है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पे लिख लेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद गॉस लॉ का यूज करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अच्छा, फिर देखो हम क्या बोले, गॉस लॉ का यूज करेंगे और यहाँ बोल रहे हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये गॉस लॉ नहीं है, ये है फ्लक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसको इक्वेशन 1 हम लोग मानते थे, है ना। इस तरह के इक्वेशन को 1 बोलते थे। गॉस लॉ तो अभी प्रूफ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ भी प्रूफ कर रहे तो अभी इस क्वेश्चन मानने की जरूरत नहीं था। तो ई यहाँ से बाहर निकाल लिए, है ना, क्योंकि इस डिस्टेंस पे सब जगह ई कांस्टेंट था और ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। यही इस क्वेश्चन 1 इक्वेशन यही हो गया 1 है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देंगे इतना। और जहाँ से डी एस जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर आ गया था, और वो 4 पाई से 4 पाई यहाँ कट गया था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया था, क्यू बाई एप्सिलॉन आ गया था। यही गॉस लॉ का क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगला बार से हर डेरिवेशन में हम लोग याद रखेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस का ही जब यूज करेंगे, है ना, और सिर्फ ई डॉट डी एस का ही यूज कर लेंगे तो काम चल जाएगा हमारे। यहाँ देखो ई डॉट डी एस, डॉट का जरूरत नहीं है। डॉट अगर लगाते भी हो तो कॉस थीटा आता है और थीटा जीरो ही लेके चलते हैं, गॉसियन सरफेस इस तरह से मानेंगे। तो ई डी एस आ गया। हालांकि इन जनरल ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है, आप ख्याल रख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे और ये इक्वेशन लिखते हैं मैथमेटिकली। और फिर फाई इज इक्वल्स टू एक बार लिखना है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे क्योंकि दोनों फ्लक्स है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करना, ये बात हमको मन में रखना है। पहला वाला इक्वेशन मैथमेटिकली लिखते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन गॉस लॉ से लिखते हैं। दोनों फ्लक्स है तो दोनों को बराबर कर देते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकल के आ जाता है। अब जैसे कि प्रूफ करना था डेरिवेशन, कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करना था। कूलम का डेरिवेशन करना है तो जिसका डेरिवेशन करना है वो नहीं पता है और जिससे निकालना है वो पता है। तो क्या पता है? फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट पता है। तो जो पता है उसका पहले काम करेंगे। इस बार कूलम्स लॉ डिराइव करना है तो क्या नहीं पता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर जो था वो पता नहीं है हमारे पास, तो उसको एज इट इज ई ही रहने देंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना है। और डी एस यहाँ पे सीधे फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और ई डी एस से ई को बाहर निकाल के डी एस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रख दिए, जो स्फीयर माने हुए हैं। ठीक है। जो भी स्फीयर हम मानते हैं ये गॉसियन सरफेस होता है, और जो गॉसियन सरफेस होता है वो हम बार बार बोले हैं कि स्मॉल आर रेडियस का मानेंगे। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि इस बार गॉस लॉ का प्रूफ यूज करना है ना, यूज करना है इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पे देखो। और ये इज इक्वल फाई वाई एप्सिलॉन, तो एक इक्वेशन यहाँ से ये हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड लिखे हुए इक्वेटिंग इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, यहाँ से ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई। लेकिन ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये तो सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आया है किसी पॉइंट चार्ज के वजह से। तो देखो अगर सिर्फ पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पॉइंट चार्ज की हेल्प से यूजिंग गॉस लॉ, तो यहाँ तक लाके छोड़ देंगे। लेकिन अभी तो हमको क्या कर रहा है? अभी तो कर रहा है कूलम्स लॉ प्रूव करने के लिए। कूलम्स लॉ के लिए एक चार्ज से काम नहीं चलता है। कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो एक क्यू टू का जरूरत है, क्यू टू का जरूरत है,
तो इस जगह पे हम लोग एक क्यू नॉट रख देते हैं, एक जगह पे हम लोग क्यू नॉट, तो ये बात लिख देंगे कि लेट इमेजिनरी या फिर लेट एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट प्लेस डेट पॉइंट पी। ठीक है, तो इस पर क्यू नॉट पे फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफ बराबर क्यू इंटू ई। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू नॉट रख दिए, और क्यू नॉट रखने के बाद फोर्स का फॉर्मूला क्यू नॉट इंटू ई जानते हैं, तो यहाँ से फोर्स निकल गया के क्यू वन क्यू टू, और के की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये कूलम्स लॉ हमारा स्केलर फॉर्म में आ गया। तो कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाला, ये यहाँ तक हम लोग बात देख लिए थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग शुरू किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर में कुछ बेसिक बात हम लोग सबसे पहले कर लिए थे। बेसिक बात याद है क्या किए थे? नॉन कर, ये सब इतना रटा देंगे कि टेंशन नहीं लेना है, एकदम रट जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का अगर बात करते हैं तो नॉन कंडक्टिंग में याद रखना है कि चार्ज इनसाइड द बल्क थ्रू आउट द वॉल्यूम, है ना, मतलब चार्ज सरफेस पे रिसाइड्स नहीं करता है। वही अगर कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है। ठीक है, याद आ रहा है सबसे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम स्फीयर का अगर हमारा अच्छा, जो हमारा गिवन स्फीयर रहेगा वो कैपिटल आर का माना करेंगे, वो भी बताए थे। तो गिवन स्फीयर का वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे हो गया। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बोले थे कि अगर हमको चार्ज चाहिए रहेगा तो क्या लिखेंगे? क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से चार्ज ऐसे निकल गया। अच्छा, एक चीज़ देखना है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा क्वेश्चन में, तभी इस तरह का काम कर सकते हैं, जो यूनिटरी मेथड वाला जैसा चीज़ होता है। यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि ये जो बड़ा स्फीयर है ब्लैक वाला, इसके अंदर ये है हमारा कैपिटल आर रेडियस का। तो ये हमारा कैपिटल आर रेडियस का है, तो ये टोटल चार्ज क्यू बड़े वाले स्फीयर पे है, तो इसका क्यू बाई वॉल्यूम क्या होगा? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके हेल्प से अगर स्मॉल आर ये छोटे वाले स्फीयर पे, ये इस छोटे वाले स्फीयर पे जिसका कि रेडियस कितना था, जिस ये जो छोटा वाला स्फीयर यहाँ पे बनाया जा रहा है, इस स्फीयर चार्ज में कितना चार्ज होगा भाई? ये इसका तो रेडियस अब स्मॉल आर है, ये भी स्फीयर ही है लेकिन छोटा स्फीयर है, और ये जो बाहर बना था ये बड़ा स्फीयर था। तो बड़ा वाला स्फीयर पे तो चार्ज यहाँ है इतना, लेकिन छोटे वाले स्फीयर पे अगर चार्ज निकालना हो तो क्या करना चाहिए? तो देखो देखो यहाँ समझाए हुए थे कि आर रेडियस वाले पे चार्ज निकालना था, आर रेडियस वाले पे चार्ज निकालना था, तब तो ऐसे कर लिया, रो इंटू वी, और वी किसका? आर रेडियस वाले का। तो यहीं से इक्वेशन लिख लिए थे हम लोग ना, रो इंटू 4/3 पाई, है ना, ये वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। तो उसी तरह से अगर स्मॉल आर वाले पे चार्ज निकालना था तो उसको क्यू डैश मान लेते हैं, या क्यू ऑफ स्मॉल स्फीयर, है ना, मान लेंगे। तो ये अगर निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क हम दिए थे कि ये अगर निकालना है तो क्या करेंगे? तो इसका रेडियस आर लेस देन स्मॉल आर है ना, अभी स्मॉलर स्फीयर है, तो स्मॉलर स्फीयर पे है तो क्या करेंगे? चार्ज इंटू वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कांस्टेंट है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। डेंसिटी क्या है हमारा? कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। डेंसिटी हमारा क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा रो क्या होता है? रो हमारा होता है कांस्टेंट। तो यहाँ से ये देखो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, क्यू ओपन 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया है, तो ये आ गया हमारे पास रो स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर। अच्छा, चार्ज लिखने यहाँ सिखाई दिए थे, इस चार्ज को अगर यहाँ पे अपना लोग पुट किए थे तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब यहाँ पे आ गया था। ये था बेसिक तुमको समझने के लिए, एग्जाम में ये सब थोड़ी लिखना है एग्जाम में। तो अब आओ इधर आओ, तो इतना चीज़ बताओ, ये चीज़ सिंपल है कि नहीं? दिमाग में ये बात दिमाग में रखना है ऐसे बेसिक के तौर पे। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि आउटसाइड का केस 1 और इनसाइड का केस 2। आउटसाइड या इनसाइड में करना क्या है? आउटसाइड में बड़ा वाला स्फीयर स्मॉल आर का लेना है बाहर की तरफ, और सॉरी केस 2 सरफेस वाला है, तो सरफेस में तो खाली करना था कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, है ना। यहाँ तो क्या कर देना है कि सर पहला डेरिवेशन कर लो बाहर के लिए, और स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर दो, बात बराबर। ठीक है, ये चीज़ देखो। तो यहाँ से देखने को मिल रहा था हमको कि जैसे अभी पिछले बार कूलम्स लॉ का डेराइव कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ तक कूलम्स लॉ का डेराइव करके आए ही थे इससे पहले वाले डेरिवेशन में, तो वही सेम टू सेम काम कर देना आउटसाइड वाले स्फीयर में। और क्यू को रिप्लेस करने का तरीका अभी बेसिक में समझाए थे, वैसे बेसिक करने के बाद आता है क्या? रो आर क्यू 3 एप्सिलॉन बाई आर स्क्वायर। इसको हम याद करने का तरीका ये बताए थे कि ये वाला टर्म याद रखो, रो बाई 3 एप्सिलॉन याद रखो, और यही 3 चला जाता है कहाँ? यही 3 जो है वो चला जाता है ऊपर में, है ना। यहाँ पे देखो यही 3 है ऊपर में, जो कि कैपिटल आर रेडियस पे, और उसमें से -1 कर दो तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आउटसाइड द गिवन स्फीयर था। गिवन स्फीयर हमारा ये था आर रेडियस वाला, है ना, ये हमारा गिवन स्फीयर था। ये जो गिवन स्फीयर है, जो कि हम सॉलिड सर्कल बनाएंगे, ये हमारा गिवन रहेगा।
गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से, देखो डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, तो डॉटेड लाइन से जो स्फीयर बना देंगे, है ना, वो हमारा हो जाएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किस गिवन सरफेस जो होगा वो हमारा कैपिटल आर रेडियस का होगा, गॉसियन सरफेस किस रेडियस का होगा, स्मॉल आर का। इस तरह से आ गया था। सरफेस पे तो कुछ करना नहीं है, स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर रख दो। तो यहाँ पे हम समझा दिए थे कि देखो ई आउट याद रखना है, रो बाई 3 एप्सिलॉन, ये 3 वहाँ भेज दिए तो आर के पावर 3 स्मॉल आर के पावर 2 हो गया। सरफेस पे खाली आर बराबर आर कर दो, आर बराबर आर करने से रो आर बाई 3 एप्सिलॉन आ गया। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। देखो रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट और कैपिटल आर भी तो कांस्टेंट है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है कि नहीं, पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, तो हाँ होता है। लेकिन बाहर में देखो स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, और स्मॉल आर तो वेरिएबल है ना। स्मॉल आर क्या है हमारा, वेरिएबल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और हम तो ये फार्मूला देख के हमको क्या, ये दोनों फार्मूला देख के क्या पता चल रहा है, ये दोनों फार्मूला देख के तो पता ये चल रहा है ना, ये दोनों फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए भी था। तो ये बिहेव कर रहा है पॉइंट चार्ज जैसा, है ना, बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। ये कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे लाया हुआ है रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, हम लोग यहाँ पे सीख लिए थे। ठीक है, तो ये वाला केस हम लोग पिछले वीडियो में जो कि 1 घंटा में देखे थे, वो चीज़ हम लोग 10 मिनट में सारा चीज़ देख लिया। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना भी चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ो, अगर उसमें 1 घंटा लग रहा है तो उसको रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट लगा, और हम तो समझा रहे हैं तो 10 मिनट लग रहा है ना, खुद से करने में इसको और 5 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। तो हम बता रहे थे कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो क्या होता। देखो कंडक्टिंग स्फीयर होता ना, तो सीधे याद रख लेना कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला जो केस 1 और केस 2 था, वो हमारा सेम टू सेम रहेगा। सेम टू सेम रहेगा मतलब, सेम टू सेम रहेगा मतलब पूरा सेम टू सेम रहेगा, कोई टेंशन का बात नहीं लेना है इसमें। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं। तो याद रखेंगे यही चीज़ कि जब 1 और 2 का बात रहेगा तो कंडक्टिंग स्फीयर में हम लोग एक काम करो, चाहे पहले उसका थर्ड केस सीख ही लो, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर बीच में काहे लाए, दिमाग कन्फ्यूजन होगा। पहले उसका थर्ड केस सीख लो। देखो थर्ड केस अपने आप में क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में जो अभी नया वाला भी एनसीईआरटी है उसका लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का यही वाला क्वेश्चन है सीधे। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है बाबू, ऐसे मत देखो कि इसका एक केस थर्ड है। यहाँ पे तो इसका केस थर्ड है, लेकिन ये अपने आप में है कि नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड में, है ना, नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड में आपको क्या निकालना है, नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो बेसिक में सिखाए थे वो ये इसी का बेसिक सिखा दिए थे। तो अब देखो गिवन स्फीयर जो हमारा था, गिवन स्फीयर हमारा ये था, देखो बाहर वाला जो सॉलिड सर्कल बनाते हैं हम लोग, मतलब सॉलिड लाइन से जो बनाते हैं, है तो स्फीयर ही, सर्कल नहीं स्फीयर है, तो वो हमारा गिवन स्फीयर है। और गिवन स्फीयर हमेशा बोले हैं कौन सा रेडियस का बनेगा, ये गिवन स्फीयर कैपिटल आर रेडियस का ही बनेगा। और गॉसियन सरफेस हमेशा देखो इस बार अंदर है ना, केस 3 में आर लेस देन कैपिटल आर करना है, तो आर का ही रहेगा, लेकिन इस बार ये ब्रैकेट में जरूर लिख देना कि आर स्मॉल लेस देन आर, मतलब इनसाइड का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो इस तरह से गॉसियन सरफेस इस तरह से डॉटेड लाइन बना देंगे। गॉसियन सरफेस में याद रखेंगे, गॉसियन सरफेस में 2 बात याद रखेंगे कि डॉटेड लाइन से बनाना है, मतलब सॉलिड से भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मॉल आर रेडियस का बनाना है, ये जरूरी है। ठीक है, डॉटेड भी बनाना है और स्मॉल आर रेडियस का। ठीक, तो अब देखो ये चीज़ सिखाए थे ना कि बाहर वाले रेडियस में कितना चार्ज है तो अंदर वाले में कितना निकालेंगे। देखो सीधे हम जो तुमको सिखा दिए हैं वैसे देखो, द चार्ज क्यू डैश इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, इस बार गॉसियन सरफेस ये है, तो गॉसियन सरफेस ये है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है ना, इसके अंदर कितना चार्ज है वही तो हमारा क्या है, क्यू डैश है। तो क्या उसके लिए रो तो हमारा कांस्टेंट है और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना है भाई, इसके अंदर का एरिया मतलब चार्ज निकालना है, तो स्मॉल आर का निकालना है ना। गॉसियन सरफेस किसका बनाना है, स्मॉल आर रेडियस का, तो वॉल्यूम भी निकलेगा स्मॉल आर रेडियस का। और यहाँ से देखो रो के जगह पे, रो तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो ओरिजिनल चार्ज अगर हम क्यू माने थे तो क्यू बाई टोटल वॉल्यूम क्या था हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब था। तो ये चीज़ यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ से देखो क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब आ गया। यही चीज़ तुमको हम कल से और आज भी बताएं, ये चीज़ देखो यहाँ पर बेसिक से जो समझा दिए थे, क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। फिर अगर रो के टर्म्स में पूछेगा तो चार्ज की जगह पर रो लिख देंगे, तो रो के टर्म्स में इतना भी बता दिए थे, है ना, जैसे जैसे कन्वर्ट करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे
ये क्यू डैश लिखना ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट था और वो हम तुमको 2-3 बार समझा दिए हैं, तो बैठ गया होगा मन में। अब अगला लाइन सीधे क्या लिखते हैं अपना लोग, ये सब फालतू बात छोड़ छाड़ के कि मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली एगो लाइन लिख देते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस जीरो, यहाँ तक सब चीज़ कॉमन। और डी एस किसका लिखाएगा भाई, गॉस, किस पे इंटीग्रेशन करना है, एलिमेंट एलिमेंट किस पे मानते हैं, एक एलिमेंट एलिमेंट जो मानते हैं, देखो ये तो हमारा गिवन स्फीयर था, यहाँ नहीं, एलिमेंट हम कहाँ मानेंगे, जो हम एलिमेंट मानते हैं जो केस 1 में दिखाए थे वो यहाँ भी दिखा सकते हैं, देखो यहाँ दिखाया हुआ भी था, ये देखो ये है एलिमेंट, है ना, इसको अलग कलर से देखो, ये एलिमेंट ऐसे छोटा सा गोल ऐसे स्फीयर पे एक डीएस बना देना, है ना, और ये देखो डीएस वेक्टर यहाँ पे, ई वेक्टर यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया कि नहीं। तो डी एस 4 पाई स्मॉल आर, देखो गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस पर इंटीग्रेशन करते हैं, गॉसियन सरफेस पर डी एस मानते हैं, तो डी एस कैप, यही सब चीज़ गलती होता है एग्जाम में, स्मॉल आर माने की कैपिटल माने, गलती हो जाता है, तो एक स्टैंडर्ड बना के चलना है अपना। तो गॉस लॉ लिखना है, तो इस बार क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, क्यू डैश है ना, तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, क्यू डैश है, क्यू डैश है, तो ई इंटू 4 पाई स्क्वायर क्यू डैश, ऐसे कर लिए, फॉर्मूला आ गया यहाँ से क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू, है समझ में। और Q इज इक्वल टू, ये जो स्टैंडर्ड चार्ज था Q, है ना, Q डैश के जगह पे तो हम लोग जान ही गए कि Q डैश के जगह पे तो हमको क्या लिखना है, ओरिजिनल चार्ज Q, स्मॉल आर का Q बाई कैपिटल आर का Q, अब तो ये रटा गया भी होगा, है ना, क्यू आर का Q बाई कैपिटल आर का Q, देखो 2-3 बार बता दिए हैं, कल भी बताए थे, आज भी बता दिए, देखो क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू डैश जो लिखना है, क्यू डैश जो हमको लिखना होता है, क्यू आर का Q बाई कैपिटल आर का Q, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते हैं, तो क्यू का जब यूज कर लिए इतना, तो क्यू का जैसे यूज कर लिए, तो ये फार्मूला देखो कट कुट के 4/3 पाई से, मतलब 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 नीचे में रहेगा, है ना, और कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कट गया इस बार, तो रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखो ध्यान से, जब सरफेस पे था, जब ई आउट था, जब ई आउट था, तो हमारा फार्मूला आया था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया था, है ना, रो आर नहीं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। ई आउट का फार्मूला समझाए थे, याद है, ई आउट, नहीं ऐसे नहीं समझाए थे, इसको ऐसे याद रखने के लिए, इसको ऐसे याद करने के लिए बोले थे कि ई आउट का फार्मूला याद रखो कि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये 3 भेज दो कैपिटल आर के क्यूब पे, और उसमें से घटा दो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस पे आर और आर जब बराबर होगा तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे इससे ये वाला चीज़ कट जाएगा, तो एक आर बच जाएगा ऊपर, तो रो इंटू कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन, देखो आर कांस्टेंट रो कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया सरफेस पे, और यहाँ ई आउट का वेरिएशन ऐसा दिख रहा है कि 1/r² के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर देखो क्या हो गया कि इनसाइड में, कि इनसाइड में आ गया रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, देखो रो बाई 3 एप्सिलॉन सब जगह कांस्टेंट है तीनों फार्मूला में, ठीक है ना, तो तीनों फार्मूला में कांस्टेंट है, तो ई आउट चाहे ई सरफेस चाहे ई इनसाइड, इस तीनों फार्मूला में क्या चीज़ सेम बना के रखना है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, याद रखने का तरीका है सब, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बोले थे कि ये 3 ऊपर भेज दो, तो आर का क्यूब बाई स्मॉल आर का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर क्या बोले थे, सरफेस वाले में तो आर से आर कट जाएगा, ये सिंपल है, इसी फार्मूला में आर से आर कटा देंगे तो एक आर बच गया, लेकिन कैपिटल आर रख लो ऊपर में, क्योंकि कांस्टेंट बना के रखना है इसको, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो कांस्टेंट हो गया ना वो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंटू आर कर दो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है ना, इन साइड में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया डिस्टेंस, और इस वाले में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के, भाई सेकेंड केस में भी तो आर बराबर आर था, तो सेकेंड केस में भी आपको देखने को मिल सकता है कि सरफेस वाला फार्मूला पे, सरफेस वाला जो फार्मूला था इसमें भी तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन अगर स्मॉल आर के टर्म्स में सोचा जाए, तो स्मॉल आर के टर्म्स में सोचा जाए तो 1/r² को फॉलो कर ही रहा है ना, तो बोले थे ना कि सरफेस पे और उस बिहेव से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है 1/r² के,
लेकिन इनसाइड पे जैसे ही गया है ना, इनसाइड पे जैसे ही गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, चौथा केस है ना, केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। भाई सेंटर ऑफ स्फीयर पे तो कैपिटल आर भी जीरो है, स्मॉल आर भी जीरो है, तो कोई फार्मूला में अगर रख दो तो ये वाला फार्मूला पे रख दो, इनसाइड वाले फार्मूला में, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, अरे स्मॉल आर के जगह पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, जीरो। देखो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में पूछेगा ई इनसाइड जीरो होगा कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं, ई इनसाइड तो ये होगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन इंटू आर। लेकिन पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो वो जीरो होगा। अब लास्ट में अगर ये डेरिवेशन करने आता है तो ये वाला ग्राफ भी जरूर बना देना है। डेरिवेशन के साथ साथ बोले चाहे नहीं, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ई फील्ड यहाँ और आर यहाँ पे, तो देखो जब इनसाइड था, है ना, इनसाइड था, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू आर था कि नहीं। और ई मैक्सिमम का वैल्यू भी तुमको पता है, तो ग्राफ में लिख दो ना वो चीज़, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ पे ई का वेरिएशन कैसा था, ई इज इक्वल्स टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, स्ट्रेट लाइन जाना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन माने कि सामने सामने रहना चाहिए ई और आर, ऐसे लिख लो। और यहाँ पे एक ट्रिक सिखा दिए थे कि रो बाई 3 एप्सिलॉन, ये 3 ऊपर भेज दो, आर की पावर 3 और स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लेके, अब देखो आर बराबर आर का मतलब क्या, सरफेस पे ही मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू भी है और कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं। यहाँ पे ये ई मैक्स है। और फिर यहाँ से इस तरह से ग्राफ नीचे ऐसे 1/r² का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ ये वाला बात और ये वाला बात, ये है पॉइंट चार्ज से रिलेट करना है और इनसाइड में नहीं। ये चीज़ हम आप लोग को यहाँ पे समझा दी। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ये केस समझ में आ गया, इसी को 2-3 बार रिवाइज कर लो, है ना, प्रैक्टिस कर लो इसी। अगर ये केस समझ में आ गया ना, तो सॉलिड स्फीयर का जो केस होता है ना, सॉलिड स्फीयर का केस चलो समझाते हैं। देखो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में खाली ये याद रखो, सॉलिड यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर में, है ना। अच्छा, जब कंडक्टिंग वर्ड लग गया ना, क्या लग गया, कंडक्टिंग, तो सॉलिड रहे चाहे हॉलो रहे उससे घबराना नहीं, हॉलो रहे चाहे सॉलिड रहे उससे घबराना। क्यों, क्योंकि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहाँ रिसाइड्स करेगा, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। और चार्ज अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज अगर इसके सरफेस पे ही रिसाइड्स कर रहा है, मतलब ऐसे समझाने के लिए, है तो ये स्फीयर लेकिन सरफेस पे ही है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो केस थर्ड जो है हमारा, या केस फोर्थ, वो आसान हो गया कि सीधे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। दूसरा बात कि अगर सरफेस पर चार्ज रिसाइड्स कर रहा है, चार्ज अगर सरफेस पे रिसाइड्स कर रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा मानना पड़ेगा, भले वो सॉलिड रहे चाहे हॉलो रहे, क्योंकि चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, तो क्या मानना पड़ेगा, सिग्मा। तो अगर चार्ज क्यू है तो 4 सिग्मा 4πr² हो जाएगा इस बार, क्योंकि रेडियस के क्या होता है, सॉरी एरिया के, चार्ज बाई एरिया होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो केस 1 और केस 2 सेम, केस 1 केस 2 सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर मतलब खाली सिग्मा से रिप्लेस कर दो, यानी कि जो तुम्हारा गिवन स्फीयर रहेगा वो कितना रेडियस का है, आर रेडियस का। केस 1 में तुमको क्या करना है, आउटसाइड, क्या करना है, आउटसाइड, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए। तो ये तुम्हारा गिवन स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना दिया हुआ रहेगा, गिवन स्फीयर पे चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू। और गॉसियन सरफेस यहाँ से बना लेना है कितना दूरी पे, स्मॉल आर पे, क्योंकि आउटसाइड का केस देख रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस ऐसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना, और स्मॉल आर का बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो हो गया। अब अगला बात क्या करते थे कि कोई पॉइंट पी मानते थे, कोई पॉइंट पी मानते थे जो कि ओ से आर डिस्टेंस पे होता था, और यहाँ एक एलिमेंट हमेशा लेते हैं गॉसियन सरफेस पे। तो जब ds गॉसियन सरफेस पे लिए हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ds होके 4π स्मॉल आर मिलेगा ना यहाँ पे, अगर ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो। क्लियर है बात, चलो। अच्छा, पहला स्टेप में तो सिग्मा मान लेंगे, ऐसे जो गिवन स्फीयर है चार्ज इसी पे ना डिस्ट्रीब्यूट है, तो सिग्मा इसी पे मानेंगे ना पहला स्टेप में, सिग्मा क्यू अपॉन में 4πr²। उसी तरह से कभी चार्ज का जरूरत पड़ेगा तो सिग्मा इंटू क्या कर लेंगे, 4πr² कर लेंगे, जैसे अभी पीछे समझाए थे।
तो देखो फ्लक्स लिख देंगे कैसे, बताए थे, ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा। अरे भाई देखना, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही ना, रेडियली ही ना आउट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ और डी एस वेक्टर भी यहाँ, तो थीटा 0 हो जाएगा। ई डी एस कॉस 0, यहाँ से फाई अलग से इंटीग्रेशन, कैपिटल ई बाहर निकाल लेंगे और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे। डी एस का इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा हमको, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर मिलेगा, कैपिटल मत कर देना, तो डी एस किस पे कर रहा है, गॉसियन पे, गॉसियन किसका है, स्मॉल आर, 10 बार तो आज बोल दिया हूँ। तो डी एस का इंटीग्रेशन सीधे यहाँ क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब जो काम करते हैं ये मैथमेटिकली करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। ये सब जो काम करते हैं इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली। कोई डिफरेंस है ये नहीं है, ठीक है, खाली सिग्मा मान के बैठ जाना है बस। अब क्या करना है कि अगर तुमको ई आउट लिखना है तो ई आउट इज इक्वल टू, हम नहीं, सेकेंड स्टेप क्या करना होता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू लिखना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 2। और ये कहाँ से लिखना है, ये लिखना है गॉस लॉ से, ये लिखना है गॉस लॉ से। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कितना, क्यू बाई स्मॉल क्यू, चलो माने हैं तो स्मॉल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी एक बार फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई इज इक्वल्स टू देखो क्या आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट है, ई इज इक्वल्स टू आ गया क्यू बाई 4 पाई, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर। यही सब गलती नहीं करना कि कैपिटल आर नहीं लिखना, कैपिटल आर सिर्फ सिग्मा वाले फॉर्मूला में लिखे हो, क्योंकि सिग्मा पे क्यों लिखे हो, क्योंकि सिग्मा कैपिटल आर के रेडियस में ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कंडक्टिंग स्फीयर जो गिवन है वो कैपिटल आर पे है, तो उसी पे ना सिग्मा मानेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट गॉसियन पे थोड़ी की। अब चार्ज को रिप्लेस कर सकते हैं इस फार्मूला से, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो अभी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर में ये स्मॉल आर करना गलती हो जाएगा कि नहीं, कौन सा आर करना है, कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि सिग्मा किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, गिवन स्फीयर पे, सिग्मा किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, गिवन स्फीयर पे, तो कौन सा रेडियस होना चाहिए, कैपिटल आर, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आर का स्क्वायर होगी। और नीचे में ये चीज़ देखो 4 पाई आर स्क्वायर था, यहीं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, लेकिन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मत काट देना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आगे समझ में, और एप्सिलॉन नॉट भी था एगो, नीचे में एप्सिलॉन नॉट भी है, तो कहीं भी एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख दो, है ना, एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में। अगर सरफेस पे करना है केस 2 में सरफेस पे तो बहुत आसान है, सरफेस पे खाली क्या कर देते हैं हम लोग, आर बराबर कैपिटल आर रख देते हैं, तो ई सरफेस का फॉर्मूला क्या आ गया देखो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर रख दो, इस बार आर का स्क्वायर होगी। इसी को अगर लिखोगे तो ये देख, इस बार आर बराबर आर करेंगे तो ये वाला इक्वेशन से देख क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। रिमेंबर ये वाला केस डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कोई कंडक्टिंग सरफेस स्फीयर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो सीधे ऑब्जेक्टिव में सिग्मा बाई एप्सिलॉन मार देना। लेकिन क्या बोलेगा जब कंडक्टिंग, क्या बोलेगा कंडक्टिंग। लेकिन जो बेसिक फार्मूला है, जो ये वाला बेसिक फार्मूला, ये वाला, ये सरफेस पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि सरफेस पे है यानी कि रेडियस आर पे है, तो आर स्क्वायर, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया कि नहीं। और अगर आउटसाइड में है तब पर भी बेसिक वाला फॉर्मूला यही है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो है और आर स्क्वायर, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया कि नहीं। तो क्या ये बेसिक फार्मूला हमारा नॉन कंडक्टिंग में भी तो वही आया था, देखो इधर नॉन कंडक्टिंग में आउटसाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्यू रिप्लेस हो गया था रो के टर्म्स में, ये वाला चीज़ अलग है, लेकिन ये बेसिक फार्मूला समझ में आ रहा है कि बेसिक फार्मूला दिमाग में रख लेंगे कि बिहेव से पॉइंट चार्ज, तो वहाँ से ये बेसिक लिखा जाएगा और उसको रो वाला कन्वर्ट करने बेसिक हम लोग सीख चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर नॉन कंडक्टिंग का केस आता है, इसका मतलब है कि कंडक्टिंग का केस आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। केस 3 बहुत आसान है, केस 3 में सीधे लिख देना है कि एज चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ conducting sphere, hence electric field inside it is 0।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गया, 0 हो गया, बात खत्म। नहीं किसी को मन है कि नहीं और हम इलोबरेट करना चाहते हैं तो वो कर लेना ऐसे कि गिवन स्फीयर था कैपिटल आर रेडियस का, और मान लेना ये चीज़ मान लेना कि एक गॉसियन सरफेस है स्मॉल आर रेडियस का, गॉसियन सरफेस किसका है, स्मॉल आर रेडियस का, और इस पर चार्ज मान लेना क्यू डैश। तब ये लाइन लिख देना, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर हेंस क्यू डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हेंस क्यू डैश इज इक्वल टू 0। तब ऐसे जो कूलम्स लॉ से इक्वेशन यूज करना वो मतलब गॉस लॉ से कर लेना ऐसे क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, मान लेंगे कि इस सरफेस के अंदर चार्ज है कितना, क्यू डैश, मानना है ऐसा, मानना है लेट सपोज, और इसी को इक्वेट कर लेंगे ई इंटू 4πr² से, और तब ये स्टेटमेंट लिख देंगे, और तब यहाँ से ई बराबर 0 लिखा देंगे। मतलब थोड़ा और डिटेल में अगर लिखने का मन है तब, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसमें भी अगर ग्राफ बनाना होगा, अगर इसमें भी हम लोग को ग्राफ बनाना होगा तो क्या करेंगे, इस बार अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, तो ग्राफ शुरू ही होगा यहाँ से आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर से, क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो ये वाला ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इस पर सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ गया कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा क्या है, ई मैक्सिमम, जो कि कहाँ है, सरफेस पे। ये ग्राफ याद रखो। ये हो गया कंडक्टिंग के लिए केस भी, इंसुलेटिंग के लिए भी। चलो आगे देखते हैं। अगर हमको डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन सीट ऑफ चार्ज, किसकी वजह से, प्लेन सीट ऑफ चार्ज की वजह से। लेकिन ध्यान रखना है इसको कोई बताता नहीं है, नॉन कंडक्टिंग ही है ये, क्या है ये, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्ट इसका जो भी रिजल्ट आने वाला है उसका फाइनल रिजल्ट हमारा देखो क्या आने वाला है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आता है सिग्मा बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी हम जस्ट बताए थे कि ई अगर कंडक्टिंग पे रहता है ना, तो कंडक्टिंग के सरफेस पे आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो इस बात का मतलब 2a एप्सिलॉन नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आ रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इस बात का मतलब है कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो कंडक्टिंग तो नहीं हो, इसलिए पहले ही बता दिए हैं कि बहुत लोग को नहीं पता होता ये सब चीज़, नॉन कंडक्टिंग। तो इसमें कह रहा है कि इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, जो कि नॉन कंडक्टिंग, तो प्लेन सीट ऑफ चार्ज यहाँ पे ऐसे मान लो। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ, इनफाइनाइट करने का मतलब कि ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आ रही है ये बहुत दूर नहीं है, ये बहुत पास है इस सीट ऑफ कंडक्टर से। ठीक है, या फिर ऐसे सोच लो कि इसका हाइट विड्थ मतलब बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू इट्स थिकनेस। ठीक है, अब देखो इस सीट पे सिग्मा मान लेना है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ कंसीडर ए थिन प्लेन इनफाइनाइट सीट। अच्छा, सीट वाले वर्ड पे ध्यान रखना, सीट है ये, पॉजिटिव चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन बोथ साइड्स ऑफ सीट, दोनों तरफ में ये पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है, एक ही तरफ है लेकिन वो एक ही, दोनों तरफ का एक ही तरफ से शो किया गया है, ऐसा समझो। ठीक है, दोनों तरफ कैसे दिखाएंगे एक बार में, और वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ये बात तो लिखवे करेंगे हम लोग, एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द, अरे सिंपल सा बात है, यहाँ से कोई भी, ये एक प्लेन सीट है, एक तुम्हारा कॉपी का पेज है, तो इससे इधर जाके एक पॉइंट पी मानोगे तो ये तो परपेंडिकुलर ही नहीं इससे हो गया, सिंपल सा बात है। इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से दूर होगा, और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में इधर होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इधर होगा। तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसा मानना है, चूज एज गॉसियन सरफेस ए क्लोज्ड सिलेंडर, है ना, कैसा मानना है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ 2r, 2r मतलब सिमेट्रिकल मानो ना, यहाँ से सीट से r डिस्टेंस इधर भी और r डिस्टेंस यहाँ भी। तो देखो प्लेन में तो ऐसे डॉटेड दिखाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस अंदर मानो उतना डिस्टेंस से बाहर मान लो, और फिर यहाँ पर एक इस तरह से गोल बना लो, ऐसे डॉटे बनाना है डॉटे, और अगर सॉलिड बनाना है तो सॉलिड भी बना लो। और ये जो सिलेंड्रिकल गोला है ना, यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल का जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया माने हुए हैं ए, और ये जो क्या नाम है, सिलेंड्रिकल है, ये तो यूनिफॉर्म है, हर जगह इसका एरिया ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पे एक एरिया लेंगे, ये भी ए है। तो जब सीट में बात करेंगे, जहाँ पे सीट को इनक्लोज्ड कर रहा होगा, तो वहाँ पे तो ए एरिया से ही ना, सीट के ए एरिया से, टोटल एरिया ऑफ ये सीट नहीं है, ये है एरिया ऑफ सीट, जहाँ जहाँ पे
क्यू इनक्लोज्ड निकालने के काम आने वाला है ना। क्यू इन इस बार क्यू इनक्लोज्ड यही ना है जी, यही ना हमारा क्यू इनक्लोज्ड। तो सिग्मा अगर मान लिए हुए हैं, अगर मान लो इस पर टोटल चार्ज अगर रहता है क्यू बाई टोटल एरिया, मान लेते हैं ए टोटल, तो क्यू चार्ज टोटल है ना, क्यू टोटल बाई ए टोटल। तो अगर हमको क्यू इनक्लोज्ड निकालना है, क्यू इनक्लोज, तो सिग्मा इस बार कांस्टेंट रहना है। सिग्मा क्या है, जैसे पिछला बार रो कांस्टेंट था उसे सिग्मा कौन था, सिग्मा इंटू ए इनक्लोज्ड वाला निकालना है। और ए इनक्लोज्ड वाले का ही बारे में बात लिखा हुआ है कि ए एरिया है वो। डेरिवेशन में इसके बारे में चर्चा नहीं है ए टोटल के बारे में, क्योंकि इनफाइनाइट है तो ए टोटल इनफाइनाइट जैसा बिहेव कर रहा है ना। ए टोटल के बारे में चर्चा है, तो डेरिवेशन में जो ए एरिया का चर्चा है वो इसी एरिया के बारे में चर्चा है, क्योंकि ए एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, तो यहाँ लिखे हुए हैं दोनों इक्वल है। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहता है कि किसका एरिया है ये, तो उसको हम दूर करने की कोशिश किए। अब देखो फर्स्ट गॉस, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर ही है और इस पर भी इधर है, तो फर्स्ट गॉसियन और क्लोज्ड सरफेस में क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो क्लोज्ड सरफेस है तो डीएस वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा। तो इस पर ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो गोला है, एक सर्कल है, इस पर एक डीएस वेक्टर अगर छोटा सा हम मानेंगे, अगर इस पर हम एक डीएस वेक्टर छोटा सा मान लेंगे, है ना, इस पे ऐसे स्मॉल डीएस वेक्टर ऐसे छोटा सा दिखा दो, ऐसे गोल, तो ये डीएस वेक्टर ऊपर ही यहीं चला गया कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो बाहर जा ही रहा है सब जगह से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह से बाहर जा रहा है, यहाँ से भी 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 बाहर जा रहा है, अरे समझ। तो जो सरफेस को छूता हुआ निकल रहा है ना, वो तो क्रॉस नहीं कर रहा है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सबसे बेसिक वाले पॉइंट में ये डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रॉस करता है गॉसियन सरफेस को, उसी से फ्लक्स निकलता है। तो जो सरफेस, ये क्या बोलते हैं, सरफेस पर होगा, कर्व्ड सरफेस पे, उस पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक जगह हम बना भी दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ है, और इसका डीएस वेक्टर तो यहाँ पर डीएस मानेंगे तो ऐसा ना मानेंगे, सरफेस पर डीएस मानना होगा तो ऐसा मानेंगे डीएस। तो यहाँ पर डीएस वेक्टर कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में कितना एंगल हो गया यहाँ पर, 90 डिग्री हो गया। तो इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। तो ये बात लिखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं कि जो जो हमारा क्या बोलते हैं, जो कर्व्ड सरफेस है वो गॉसियन सरफेस नहीं है एक तरह से, यानी कि कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या है हमारा, जीरो है। तो बच गया इधर, और इधर इधर सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ एरिया ए ही है ना। अब देखो हम लोग सीधे लिखेंगे कि मैथमेटिकली, है ना, क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली फाई इज इक्वल्स टू, ब्रेक कर दो अगर समझना है तो। मान लो इसको अगर 1 बोल दिए और इसको अगर 2 बोल दिए और इस सरफेस को अगर 3 बोल दिए, कर्व सरफेस को 3 बोल दिए, तो अलग अलग छोड़ दो, ई डी एस 1 लिख दो। हालांकि सब जगह डी एस बराबर ही है, स्मॉल डी एस तो बराबर ही होगा। तो फर्स्ट वाले में पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, ई डी एस 2 कॉस 0 डिग्री, प्लस थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, ई डी एस 3 कॉस 90 डिग्री। बहुत है तो ये दिखा दो इसमें। अब ये कॉस 90 वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ये बात समझा रहे थे, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है ना, ये सरफेस को छूता हुआ निकल रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। और इधर वाला जो फील्ड लाइन से ये सब देखो, इस जो गोल एरिया हम ए माने हैं, इससे ऐसे फील्ड बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसलिए क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर डी एस सेम ही है, DS1 और DS2 अलग अलग नहीं है। DS1 और DS2 जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भले अपोजिट। और वो DS का जब इंटीग्रेशन करोगे, DS का इंटीग्रेशन, तो इस बार कोई ऐसा मत कर लेना कि कुछ, ये जो ए एरिया है जो कि सर्कुलर एरिया है, DS के इंटीग्रेशन से यही ना मिलेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई आर स्क्वायर के टर्म में लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे ए लिख दो, क्योंकि हम ए माने हुए हैं, यहाँ पे हम ए एरिया का माने हैं ना, इसलिए ना ये लिख भी सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज ए। देखो ई यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ई यहाँ से बाहर निकल जाएगा, DS1 का इंटीग्रेशन ए और ये, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से भी हो गया ई ए, प्लस यहाँ से भी क्या हो गया ई ए। तो फाई हमारा हो गया 2 एप्सिलॉन, मतलब 2 EA। ठीक है, इक्वेशन 1। अब गॉस लॉ से फाई क्या लिखते हैं, गॉस लॉ से फाई लिखते हैं चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेट कर लो, दोनों इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2EA बराबर
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यू बराबर देखो क्या आ गया, सॉरी ई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बाई चार्ज बाई एरिया को क्या बोलते हैं, चार्ज बाई एरिया को सिग्मा बोलते हैं। भाई हर जगह चार्ज बाई एरिया तो सिग्मा रहेगा ही ना, ठीक है, सिग्मा तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्यू सिग्मा हो गया क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ ध्यान। और ये वाला जो क्यू है चार्ज, ये ध्यान रखो, ये सिग्मा अगर है तो अभी ये ए एरिया कहाँ तक का था, अंदर का था ना, तो ये जो क्यू है एक्चुअल में वो क्यू इनक्लोज्ड है। एक्चुअल में क्या है वो क्यू इनक्लोज, लेकिन हमको तो सिग्मा के टर्म्स में, इस वाले डेरिवेशन में हमको सिग्मा के टर्म्स में देखना है। लेकिन ध्यान देना कि सिग्मा कैसे निकाले थे, हम समझा दिए थे इसका। अब देखो एक चीज़, इनफाइनाइट होने से फ़ायदा क्या मिला कि डिस्टेंस बहुत कम था ये, इसमें ये जो 2r माने हैं इसका कहीं कोई यूज हुआ नहीं हुआ, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक बनाना है, दोनों तरफ बराबर बराबर। तो वो चीज़ यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्लियरली इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन चार्जिंग, मतलब डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज में देखते थे 1/r² के प्रोपोर्शनल था, स्फीयर में भी देखे पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा था अगर सरफेस पे आउटसाइड था तो, और इनसाइड में अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और आउटसाइड में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन अगर सीट है पॉजिटिव चार्ज तो डिपेंड नहीं करना है। डिपेंड नहीं करने का मतलब, पोजीशन इंडिपेंडेंट होने का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई ये बात भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स नॉर्मली अवे फ्रॉम द प्लेन चार्ज शीट ऑन द बोथ साइड। अच्छा, अवे है इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर यही सीट ऐसे रहता और यहाँ पे हम बोलते कि नहीं इसका डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस सिग्मा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2 आर्ट्स हो जाता। दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2 आर्ट्स, है ना, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अभी, तो यहाँ पे 2 आर्ट्स हो गया, ठीक है, फार्मूला सेम ही रहेगा। तो लिखा हुआ है इफ द सीट कैरी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स नॉर्मली इनटू द प्लेन, इनटू मतलब 2 आर्ट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या यूज करना है इसका, तो सीट के वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो लिख देना कि हेंस, इसके बाद एक बात लिख सकते हैं कि हेंस इट इज यूज्ड, मतलब सीट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस डेरिवेशन में ये बात लिखना है, इतना है ना, ये वाला बात लास्ट में लिख देना है। और लिखने के बाद ये बात लिख के, है ना, ये बात लिख के एनसीटी यूज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना भी देना। ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है, इक्वल एंड पैरेलल लाइन बनता है। इक्वल एंड पैरेलल लाइन बना के और ऐसे उस सीट ऐसे दिखा देना बना के। एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, एक से ज़्यादा भी ऐसे बना सकते हैं, और ऐसे पीछे कर कर, ठीक है, पैरेलल सीट्स ऐसे बना सकते हैं, समझ लो, ठीक है। ये वाला बात बना देना, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे। आ जाओ इधर। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि सीट है ये नॉन कंडक्टिंग सीट। क्या है ये? नॉन कंडक्टिंग सीट। अगर तुमसे कंडक्टर बोल देना, कंडक्टिंग सीट, या इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर, कंडक्टिंग जैसे ही हो गया, और वो फाइनाइट थिकनेस, इसमें तो इनफाइनाइट बोलेगा लेकिन इसमें फाइनाइट थिकनेस बोलेगा, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट बोलेगा तो कंडक्टर यूज कर लेगा, और अगर थिकनेस बोलेगा तो फाइनाइट थिकनेस का, मतलब सीट अगर बोलेगा तो फाइनाइट थिकनेस का सीट बोल देगा। तो याद रखना, नॉन कंडक्टिंग सीट जो है वो क्या बोलेगा यहाँ पे, इनफाइनाइट। ये सब समझने का तरीका है। नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज ना करके इनफाइनाइट सीट बोलेगा तो समझ लेना नॉन कंडक्टिंग, लेकिन इनफाइनाइट बोल के उसको कंडक्टिंग बोलना पड़ेगा, या फिर फाइनाइट बोल के उसको, अगर फाइनाइट बोल दिया तो, अगर सीट के साथ फाइनाइट लगा दिया तो मेटल के बारे में ही समझा जाएगा। देखो, या तो मेटल प्लेट बोल दे, चाहे फाइनाइट थिकनेस का सीट बोल दे, चाहे इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर बोल दे, तो समझ जाना कि इसका मतलब है कि उसके पास दोनों तरफ इस बार सरफेस बन गया है। दोनों तरफ सरफेस बन गया है, मतलब दो दो सरफेस हो गया इस तरह से। तो दो सरफेस अगर हो गया है तो क्या हो जाएगा, दो सरफेस हो गया तो एक बार इसका भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, इसका भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन,
तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन सॉरी, तो ई इंटू कितना हो गया 2a, दोनों का एरिया ले लिए हैं, है ना, थिकनेस बराबर हो गया, मतलब कुछ मोटा हो गया थिकनेस इस वजह से, तो दोनों का एरिया लिए हैं, तो 2a का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और इतना टेंशन लेने का बात है नहीं, कंडक्टिंग प्लेट अगर है तो इतना आना ही था, कंडक्टिंग स्फीयर रहे चाहे प्लेट रहे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ही आना है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये सिंपल सा केस है, देख लो ना, इस पे सिग्मा है और इस पे सिग्मा भी मान लिया अलग अलग, तो इसमें रीजन 1 है ना, ये रीजन 1 और ये रीजन 2 है ना, और ये रीजन 3, ये रीजन 3। तब देख, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, वेक्टर है ना तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, और इस वाले डायरेक्शन को क्या मानो, निगेटिव मान लो। देखो ए के वजह से, सिग्मा ए के वजह से, ए के वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से, और इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ में आ रहा है। और उसी तरह से बी के बारे में सोचो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाया है ई बी, यहाँ भी दिखाया है ई बी, और यहाँ भी दिखाया है बी। हमेशा दूर बनाना है ना, पॉइंट्स अवे बनाना है। और ई ए के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो, देखो इससे अवे यहाँ बन गया ई ए, इससे अवे बन गया यहाँ अवे ई ए, और इससे यहाँ बन गया ई ए। देखो इस रीजन 1 में ई ए और ई बी दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब दोनों निगेटिव साइड में है, और इस रीजन में, रीजन 3 में दोनों का डायरेक्शन इधर है, और बीच वाला रीजन इंपॉर्टेंट है ना, ये जो रीजन 2 है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये इधर है, मतलब जो लेफ्ट में सीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, और जो राइट में है उसकी वजह से लेफ्ट में, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर ई नेट जब लिखना होगा, कर तो रहे वेक्टर राइट, लेकिन इधर डायरेक्शन में प्लस है, तो ई ए प्लस के डायरेक्शन में तो ये हो गया ई ए, और ई बी माइनस के डायरेक्शन में तो क्या हो गया, ई ए माइनस ई बी हो गया। एंगल उंगल थोड़ी है, डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि एंगल तो है नहीं। इधर देखो दोनों डायरेक्शन प्लस के डायरेक्शन में, तो ई नेट जब यहाँ लिखाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ई ए प्लस में ई बी। और इधर देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो होगा ऐड, लेकिन दोनों का साइन कैसा है, निगेटिव साइन है ना, दोनों निगेटिव डायरेक्शन में। तो जब ई नेट लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, माइनस लगा के ब्रैकेट में लगा लो ई ए प्लस ई बी। यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों पे क्या लगा हुआ है, माइनस, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब फार्मूला सबका लिख दो। तो अब यहाँ पे सिंपल सोचो, ये बात तुमको समझना है ना, ये सब गोली मारो। अब ई ए वाला ई बी में फार्मूला रखते जाओ, तो यहाँ बन गया सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई माइनस 1/2 एप्सिलॉन। यहाँ रख दो 1/2 एप्सिलॉन कॉमन है, यहाँ माइनस है पहले वाले में, सेकेंड वाले में 1/2 एप्सिलॉन, सिग्मा ए माइनस सिग्मा भी हो गया, थर्ड वाले में माइनस भी नहीं है, और यहाँ बीच में प्लस भी है। अरे सिंपल सा ऐड है, यहाँ भी ऐड किए थे, यहाँ भी ऐड किए थे, यहाँ माइनस लगा था, यहाँ पहले प्लस था। तो सिंपल याद रखना है कि फर्स्ट वाले रीजन में तो क्या करना है, सिग्मा एक प्लस करना है सिग्मा बी, सेकेंड वाले रीजन में माइनस करना है, और थर्ड वाले रीजन में भी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी करना है। ऐसे याद रखवाते हैं हम तुमको। अब देख, पहले वाले रीजन में माइनस लगा के 1/2 एप्सिलॉन लिखना है, दूसरे वाले रीजन में प्लस लगा के 1/2 एप्सिलॉन लिखना है, और तीसरे वाले रीजन में भी प्लस लगा के 1/2 एप्सिलॉन। क्योंकि अगर हम इधर वाले डायरेक्शन को प्लस मान लिए हैं, इस बात का मतलब है कि ई ए का मैग्नीट्यूड हम ज़्यादा मान के, साइन ज़्यादा मान के, पॉजिटिव साइड मान के ई ए लिखे हुए। तो इस तरह से तुम्हारा रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में आ गया। अगर तुम्हारा सिग्मा ए और सिग्मा बी किसी सिग्मा के बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी किसी सिग्मा के बराबर होगा, तो फिर से इसी इक्वेशन में सीधे पुट करो। तो देखो अगर बराबर हो गया तो फर्स्ट रीजन में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। सेकेंड रीजन में सिग्मा माइनस सिग्मा करते हैं, थर्ड रीजन में सिग्मा प्लस सिग्मा करते हैं। तो ये तो यहीं से दिख गया, हालांकि 1/2 एप्सिलॉन लगाते हैं, 1/2 एप्सिलॉन लगाते हैं, और यहाँ क्या लगाते थे, माइनस 1/2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यहाँ क्या बन गया 0, और यहाँ क्या बन गया प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही तो होता था, यही तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से तुमको देखा गया। तो यहाँ पे वही चीज़ बता दी है कि देखो अगर तुम्हारा सिग्मा बराबर हो जाएगा, तो फर्स्ट केस में ये थोड़ा सा गलती है। फर्स्ट केस में क्या आया था अपना लोग का, फर्स्ट केस में आया था ई बराबर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और फर्स्ट रीजन में मतलब इस तरफ, और बीच में क्या आया था 0, है ना, बीच में क्या आया था 0,
सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, इसको भी समझा देते हैं। ये जो हमारा आया है, ये क्या आया था, ये जो हमारा आया था जो यहाँ समझे हैं, उसमें ये आया है कि एक सीट माने हुए हैं जो कि पॉजिटिव है और इस पे प्लस सिग्मा है, और एक सीट माने हुए हैं ऐसे जो कि निगेटिव है, तो इस पे क्या है, माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ये चीज़ माने हुए थे यहाँ पर, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, जिस वजह से यहाँ पे ये वाला आंसर आया। यही ना माने हैं जी? नहीं 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 नहीं, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा थोड़ी माने, दोनों पे प्लस ही माने हुए ना, सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी, तो दोनों प्लस ही माने हुए, तो दोनों पॉजिटिव है ना। ये डेरिवेशन देखो यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव था, उसी केस में ना रखे हैं, तो दोनों पॉजिटिव वाला ही केस है, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर, तो ये भी पॉजिटिव ही है, खाली मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों है पॉजिटिव ही, तो ये वाला केस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आ गया माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पे आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये कैपेसिटर नहीं है, ये बनेगा कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये। तो देखो इधर ये सिग्मा प्लस में और इधर ये सिग्मा माइनस में, तो इसके वजह से क्या हुआ कि पहले रीजन में क्या लिखना था, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, सेकेंड रीजन में क्या करना था, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, थर्ड रीजन में करना था फिर से सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इसमें मल्टीप्लाई करना था 1 माइनस 2 एप्सिलॉन का, और यहाँ पे सीधे 1/2 एप्सिलॉन, और यहाँ भी सीधे 1/2 एप्सिलॉन। अब देखो सिग्मा ए के जगह पे, सिग्मा ए के जगह पे पुट कर दो क्या, प्लस सिग्मा, और सिग्मा बी की जगह पे पुट कर दो माइनस सिग्मा। सिग्मा माइनस सिग्मा क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं। यहाँ पे पुट कर दो प्लस सिग्मा और यहाँ पे पुट कर दो माइनस सिग्मा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बन गया ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो रीजन 2 में यानी कि बीच में, नहीं रीजन 3 यहाँ पहले लिख दिया है, रीजन 2 यहाँ पे है बीच वाला, रीजन 2 में कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जो कि कांस्टेंट आ गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, और रीजन 3 में क्या हो गया, रीजन 3 मतलब फिर से बाहर, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, है ना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बनता है। ठीक है, याद रखना इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव सीट था, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर नहीं रहा है, कोई भी पॉइंट, इससे दूर जाता हुआ दिख रहा होगा E1, और अगर यहाँ पर एक निगेटिव सीट लगा हुआ है, निगेटिव सीट लगा हुआ है, तो इसके तरफ पास आने वाला होगा ना, तो पास आने वाला होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। माइनस में 2 आर्ट्स होता है, ये तो अबे है, माइनस में 2 आर्ट्स है, तो सीट अगर इधर है निगेटिव वाला सीट, तो इसके 2 आर्ट्स तो इस वाले पॉइंट पे इधर ही होगा, तो E2 भी हमारे इसके वजह से आ गया। और ये भी फार्मूला क्या हो गया, ये फार्मूला हो जाएगा, ये भी फार्मूला हो गया सिग्मा बाई 2, भाई माइनस प्लस यहाँ माइनस नहीं लगाना, तो माइनस का मतलब तो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दिए ना कि E2 उसके तरफ है, तो मैग्नीट्यूड तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन है, तो यहाँ से भी आपको दिख सकता है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो ई नेट बराबर क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, अच्छा यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं, ये वाला कंडक्टिंग प्लेट वाले में ऐसा ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा होगा, और सिग्मा बाई क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट, याद रख लेना। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, बहुत सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझ लिए हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।